नमस्कार, मैं जेपी शर्मा प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि किसी भी समाज का सर्वांगीण विकास तभी हो पाता है जब उसके हर तबके का विकास सुनिश्चित कर लिया जाए। किसी भी समाज में हम सब जानते हैं कि स्त्री और पुरुषों की बराबर की भागीदारी होती है, लेकिन फिर भी हम स्त्रियों को वो स्थान शायद अभी तक नहीं दे पाए जो उनका अधिकार बनता है। करेला और नीम चढ़ा की तर्ज पर महिलाओं की स्थिति खराब होने के बावजूद उन पर हो रहे अत्याचारों में कमी होने की बजाय उसमें इजाफा ही हो रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के खुद के आंकड़े ऐसा बोल रहे हैं। आज इसी पर प्राइम डिबेट में बहस होगी कि ऐसी स्थिति होने के बावजूद आखिर हम चुप क्यों हैं, हम मौन क्यों हैं। लेकिन सबसे पहले इन आंकड़ों के आईने में हम कहां खड़े हैं ये आपको बताते हैं। महिला सुरक्षा मामले में राजस्थान फिसड्डी। देश में राजस्थान 22वें स्थान पर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट ने सामने रखा सच। गोवा महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य है। कर्नाटक, पंजाब और महाराष्ट्र भी राजस्थान से बेहतर। बिहार, दिल्ली और यूपी की स्थिति राजस्थान से खराब। लिंग भेद सूचकांक के आधार पर पहली बार हुआ अध्ययन। एनसीआरबी के आंकड़ों में भी राज्य की हालत पतली। महिला अत्याचारों में प्रदेश सबसे खराब 4 राज्यों में शुमार। दुष्कर्म जैसे मामलों में पुलिस करती है ढिलाई। महिला के असुरक्षित होने के दूरगामी परिणाम। लड़कियों को डर से शिक्षा, रोजगार से दूर रखा जाता है। कम उम्र में शादी भी इसी वजह से। आधी आबादी को वंचित रख कैसे होगा विकास। और प्राइम डिबेट में आज हमारे साथ पैनल है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से शील दवाई जी हैं, जयपुर की महापौर रह चुकी हैं। महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। लाड कुमारी जैन साहिबा हैं हमारे साथ, महिलाओं की बेहतरी के लिए काम करती हैं और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। और आरसी चौधरी साहब कांग्रेस के नुमाइंदे इस बहस में हैं। शील दवाई जी, महिला सुरक्षा के मामले में राजस्थान फिसड्डी है, ये चौंकाने वाली हकीकत सामने आई है। देश में राजस्थान 22वें स्थान पर आता है देश के राज्यों में। और ये जो बात है, जैसा आपने अभी देखा कि ये सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी स्तर पर जुटाए हुए आंकड़े हैं। हैरानी की बात है कि हरियाणा जैसा जो राज्य है, जो महिलाओं को लेकर और खाप को लेकर के बहुत बदनाम है, हमारी स्थिति उससे भी गई गुजरी है। और तमाम राज्य हैं उनसे नीचे हम आते हैं। इन आंकड़ों को, पहला तो मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या आप सही मानती हैं? देखिए शर्मा जी, जिस तरह से आंकड़ों के द्वारा भयावह स्थिति दिखाई जा रही है, मैं समझती हूँ ऐसा नहीं है। क्योंकि जो आंकड़े की अगर हम बात करें तो ये वो आंकड़े हैं जब थाने में एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज में से कितने एफआईआर लग जाती है, कितनों पर मुकदमा चला, कितनों को सजा मिली, कितनी बरी हुए, ये सब नहीं होता है। इसमें सिर्फ एफआईआर दर्ज के ये आंकड़े हैं। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाह रही हूँ कि राजस्थान का जो आंकड़े अब तक रहे, जिन्हें वाकई में जो केस दर्ज हुए, जिन्हें मुकदमे हुए, सजा मिली, उनमें 4% की कमी आई है। राजस्थान सरकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए हर प्रकार से प्रयास कर रही है। चाहे महिला आयोग की बात कर लें हम, चाहे अपराधिता केंद्र की बात करें, जहां पर वन स्टॉप क्राइसिस मैनेजमेंट चल रहा है, जिसमें अगर कोई पीड़ित महिला वहां पहुंचती है तो उसको एक ही जगह पे, वन सिंगल विंडो पे उसको विधिक भी सहायता मिलती है, पुलिस की सहायता भी मिलती है, स्वास्थ्य सहायता मिलती है, उसकी रहने की भी व्यवस्था होती है। इसके हाँ, लेकिन बीच में मेरा एक सवाल है आपसे। 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है, आप कह रही हैं कि ये आंकड़े जो हैं ये विश्वसनीय नहीं है, एक तरह से आपने कहा। कारण जो भी हैं, तो क्या आप महिला बाल विकास विभाग द्वारा जारी किए गए इन आंकड़ों पर सवाल उठाती हैं? नहीं, देखिए मैंने कहा ना, आंकड़े कहा ना। दूसरी बात पे मेरा सवाल है। दूसरी बात, अगर आपका कहना यह है कि ये दर्ज मामलों को लेकर के इंडेक्स बनाया गया है, इसमें से जो एफआईआर लग गई या जो झूठे पाए गए उन मामलों को इसमें से नहीं निकाला गया, तो ऐसा सिर्फ राजस्थान के बारे में तो नहीं है, तमाम राज्यों के साथ ऐसा ही है। वहाँ के आंकड़े जो हैं वो भी एफआईआर जो दर्ज हुई हैं उन्हीं के आधार पर है कि नहीं है? तो दोनों ही स्थिति में, जैसा आप कह रही हैं, उस स्थिति में भी
हम कहीं ऊपर नहीं आ जाते, हम वहीं रहते हैं जहां हमको बताया गया है कि नहीं ऐसा? नहीं, देखिए शर्मा जी, कई बार जो है मुकदमे FIR भी झूठी दर्ज हो जाती है। कई केस राजस्थान में ज्यादा झूठे FIR दर्ज होती हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल, आप ये जो हमारा गृह मंत्रालय है, इसमें सबसे खास बात ये है कि हर महीने कितने मुकदमे दर्ज हुए इसकी रिकॉर्ड होती है, कितने निस्तारण हुए, कितने कोर्ट केस में गए, इसकी पूरी डिटेल। गृह मंत्रालय को छोड़िए अशील दवाई जी, मैं तो ये कहता हूं कि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे स्वयं एक महिला है और वो बहुत संवेदनशील है महिला अधिकारों को लेकर, ये हमने अक्सर देखा है। उसके बावजूद हमारा तंत्र कहां पे कमजोर पड़ रहा है कि हमको ये स्थिति फेस करनी पड़ती है? नहीं, देखिए तंत्र अपनी तरफ से कहीं भी कमी नहीं है। सरकार ने अपनी तरफ से हेल्पलाइन बना रखी है, हिम्मत ऐप बना रखा है, महिला डेस्क बना रखी है, महिला थाना बना रखे हैं और जागरूकता के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं, विधिक शिविर लगाए जा रहे हैं कि महिलाओं को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो तुरंत कांटेक्ट करें। इसके अलावा सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है, स्कूलों में कंपलसरी कर दिया है कि किस तरह, और लोगों को समझाया जा रहा है कि क्या बैड टच है, क्या गुड टच है, क्या और सुरक्षा में आगे बढ़ते हुए टॉयलेट्स की बात करूं तो राजस्थान में टॉयलेट्स भी एक सुरक्षा कवच के रूप में उभर के आ रहा है। जिस तरह से ODF हो रहा है, स्कूलों में टॉयलेट्स कंपलसरी कर दिए, तो ये सब महिला सशक्तिकरण की तरफ ये प्रयास है। और धीरे धीरे मैंने जैसा पहले भी कहा कि अगर आप गृह मंत्रालय के आंकड़ों का समीकरण देखेंगे और उनका एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि कंपैरेटिवली 4% ये घटनाओं में कमी आई है। ठीक है चौधरी साहब, आप लोग राजस्थान में महिलाओं की स्थिति को लेकर के अक्सर सवाल उठाते, पहला तो ये बताइए कि उसका आधार क्या है, फिर मैं सवाल करता हूं आपसे। चौधरी साहब, महिलाओं को लेकर जो स्थिति के बारे में जो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता ने जो बयान दिया वो अपने आप में उसी प्रकार है जिस प्रकार चिकित्सा मंत्री ने कोटा में दिया और उनके 4 विधायकों ने जो बातें कही। ये जो आंकड़े जिस प्रकार से जो पेश करते हैं, ये अपने ही आंकड़ों पे संदेह जो करते हैं, तो निश्चित रूप से सरकार की अगर संवेदनशीलता इसके प्रति होती, महिलाओं के मुद्दों के प्रति, तो चाहे मीडिया का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे किसी सामाजिक संगठनों का हो, उस बात को गंभीरता से लेके और उन पे कहीं ना कहीं निगरानी होनी चाहिए थी। मैं राजस्थान राज्य का एक रहने वाला यहाँ का हूं, अगर इस राज्य से बाहर जाता हूं तो जो महिलाओं की जो स्थिति है वो अपने आप में एक राज्य के निवासी को शर्मसार करती है कि महिला उत्पीड़न के अंदर, दुष्कर्म के मामले के अंदर हम राजस्थान जो है कहां जाकर क्या देखते हैं आप? ऐसा कहां जाकर क्या देख लेते हैं आप जिससे आपको शर्म आती है राजस्थान में महिलाओं की स्थिति पर? ये जब इस प्रदेश की सीमा से जब भी बाहर जाते हैं और जब कहीं पे बातचीत होती है और बातचीत के अंदर ये निकल के आता है कि जब हमारी जो स्थिति है वो यूपी और बिहार से दुष्कर्म के मामलों में बेहतर, हम उनसे ज्यादा खराब स्थिति है, तो अपने आप राजस्थान की एक इमेज है वो आतिथ्य के रूप में है, शांति प्रियता के रूप में है, आदर सत्कार के रूप में है, और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सुरक्षा के भाव देने के रूप में है। लेकिन इस प्रकार के जो तथ्य और जो आंकड़े आए, और इन्हीं के जो आंकड़े, चाहे ये NCRB के आंकड़े ना माने, लेकिन राजस्थान पुलिस मुख्यालय के एक आंकड़ा है जो 26 अक्टूबर 2016 को जो जारी हुआ, वो आंकड़ा ये बताता है कि यहाँ पे सितंबर 2016 तक, जो अक्टूबर में उन्होंने जारी किया, 363 महिलाओं की हत्या इसलिए कर दी जाती है, वो दहेज उत्पीड़न के लिए कर दी जाती है, और यहाँ पे 3.42% से उनका जो ग्राफ है वो बढ़ के आगे आ जाता है। ये अपने आप में इस प्रकार का दर्शाता है कि ये आपके पास इसी साल के आंकड़े हैं या 2013 तक के भी कोई आंकड़े होंगे चौधरी साहब? निश्चित रूप से पारस देवी, भौरी देवी के दौर के भी आंकड़े हैं क्या आपके पास? देखिए निश्चित रूप से आपने ठीक कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के वक्ता अगर सुने, भारतीय जनता पार्टी के अगर वक्ता सुने तो निश्चित रूप से हमने उनको जिस प्रकार से धैर्य रूप से सुना, और हो सकता है महिलाओं को सशक्तिकरण मिल सके, क्योंकि वो भी एक महिला है और महिला के महापौर के तौर पर रही, और राज्य की सूबे की जो मुखिया है वो भी महिला है। जिस प्रकार से आपने भौरी देवी के उत्पीड़न का लिया, इनके भी जो नेताओं पे तमाम लगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनकी जो जांच है वो सीबीआई को दी। यहाँ पे डेल्टा मेघवाल जो नोखा के अंदर, जिसकी पेंटिंग मुख्यमंत्री अपने चैम्बर के अंदर लगाती है, लेकिन डेल्टा मेघवाल की जब सीबीआई की जब जांच की मांग की जाती है तो उन्हें अपने आप को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। उनकी पेंटिंग अच्छी लगती है, लेकिन दलित महिलाओं पे जब बलात्कार, चौधरी साहब कानून और व्यवस्था का, चौधरी साहब सबसे पहले आपकी सरकार बनी इस देश में और कई दशकों तक रही, आपने कानून और व्यवस्था का इतना कमजोर तंत्र क्यों बनाया कि किसी को न्याय मिलना किसी के रहमो करम पर डिपेंड करे? निश्चित रूप से ठीक, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देश अगर आपकी बात को सही माना जाए, आपके आरोप को सही माना जाए तो है मेरा यह सवाल। मेरे आरोप को सही माना जाए, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं आपको। जब देश आजाद हुआ, उस देश जब आजाद हुआ तब यहाँ पे महिलाओं की क्या स्थिति थी,
क्या एजुकेशन का स्तर था, क्या महिलाओं को बाहर निकलने दिया जाता था, और किस प्रकार की सोच का यहाँ पे साम्राज्य था। जब देश आजाद हुआ, आजाद के बाद में 47 के बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात आई, संविधान की जब बनने की बात आई, जब महिलाओं के बिल रखने की और महिलाओं को ताकत देने की जब बात आई, सशक्तिकरण की जब बात आई, सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए, अगर महिलाओं के प्रति दर्द है तो सुनने की कैपेसिटी रखिए। मेरे प्रश्न जवाब गलत हो तो आप जवाब दीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि यहाँ पे अंबुवाद नहीं चलेगा, यहाँ पे मनु एक ही हो सकता है और मनु की चीज है। और मनुस्मृति क्या बताती है, वो अपने आप में जो लेखा जोखा बताती है। अरे कहा मनु और श्यामा प्रसाद जी पे जा रहे हैं आप, आरसी चौधरी साहब? राहुल गांधी ने क्या कहा वो भी याद करिए ना। वो शॉर्ट्स में स्वयं सेवक, महिला स्वयं सेवकों को शॉर्ट्स में खड़े होकर ध्वज प्रणाम करते हुए जो व्यक्ति देखना चाहता है वो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आप कहाँ जा रहे हैं मनु पे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे? अगर मैं इस बात को कहूँ, अगर आपको उसकी महिला के शॉर्ट्स पे आपको इतना ऐतराज होता है तो क्या आप जितने भी जो यहाँ पे वक्ता बैठे उनकी बाल बच्ची के जो कपड़े होते हैं क्या पूरे अंग के ढके हुए, क्या आप इस बात की नुमाइंदगी करते हैं कि वो महिलाएं बुर्के के अंदर रहनी चाहिए, उनका कोई अंग नहीं दिखना चाहिए? किस तरह की बात करते हैं? महिलाओं को निश्चित रूप से अगर वो कहीं पे आगे बढ़ रही है, अगर उनकी वैचारिक सोच पे जाना चाहते हैं या उनकी शारीरिक पे जाना चाहते हैं, पता नहीं आप बहस को कहां लेकर जाना चाहते हैं। मैं वापस लेकर लाड कुमारी जैन हमारे साथ हैं। आप महिला आयोग के अध्यक्ष नहीं हैं और ये भूल जाइए कि आपकी पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है। मुझे थोड़ा यह समझाइए कि जब इतने सारे प्रयास किए जाते हैं, आपने भी किए होंगे, सरकारें भी करती हैं, और चौधरी साहब की सरकार ने भी किए होंगे, अभी जो सरकार है वो भी कर रही है, दिक्कत असल में कहाँ आती है? जो जिसको कहते हैं ना कि जड़ कहाँ है, वो क्या महसूस किया आपने? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि जो राजस्थान में हमारे यहाँ पर सामंतवादी सोच और प्रतिष्ठात्मकता की जड़ें इतनी गहरी है कि इस तमाम कानूनों के और इन सब के बावजूद जो इनका क्रियान्वयन करने वाले लोग हैं जी, पुलिस थाने से लेके या प्रशासन में या राजनीति में, जुडिशरी में, एक माइंडसेट जो है वो पूर्वाग्रहों के साथ चलता हुआ नजर आता है। जो सिलवाई जी ने जो कही बात कि आंकड़े में कहती हूँ कि राजस्थान में पहली बात तो एजुकेशन का जितना अभाव रहा है और जो प्रथाएं हमारे यहाँ रही है, कस्टमरी लॉज, पर्सनल लॉज, ये सारी चीजें जो रही है, पहली बात तो घर की दहलीज लांग करके औरत के लिए बाहर जाना और फिर थाने की दहलीज चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं। और थाने पे जाकर के एफआईआर, तो पहली बात तो जितनी घटनाएं होती है उसके रेशो में तो एफआईआर दर्ज ही नहीं हो रही है, और जो एफआईआर दर्ज हो रही है वो आंकड़े आ रहे हैं। अब लिटिगेशन को कम करने के लिए कितना अदम बकू, मतलब वाकया घटा ही नहीं, पुलिस स्तर पर वाकया घटा ही नहीं कह करके और एफआईआर लगाना, और फिर पुलिस सीधे, मैं ही कई बार मैंने थानों पे मेरा संपर्क होता था, मैडम हमने तो लगा दी, आप कोर्ट में जाकर कर। वो गरीब महिला, अनएजुकेटेड, जो अशिक्षित है, जिसको कानून की जानकारी नहीं है, वो क्या कोर्ट में जाकर के उसको रीओपन कराएगी और फिर दोबारा केस की लड़ाई लड़ेगी? तो एक तो वहां जहां क्यों ये मान के चलते हैं थाने पे, हर महिला किसी न किसी पीड़ा के बाद वो आती है, तो मैं कई बार उनको भी कहती हूँ ट्रेनिंग के दौरान भी कि आप ये मान के चले कि जो महिला आई है वो सच बोलती है। पहले यदि हम ये बायस रोक करके चले कि ये झूठ बोलती है, ऐसा हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, तो वो जो आंकड़े की बात की पहली बात तो जितनी घटनाएं होती उतनी तो आंकड़े सामने नहीं आ रहे हैं, और दूसरा ये लिटिगेशंस को कम करने के लिए जो भी बात चलती रहती है हमारे यहाँ पर, मैं किसी मेरी विशेष कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रही हूँ, और ये ठीक है कि जो सरकार सत्ता में होती जो बनाता है वो कई बार लोगों को ये रहता है कि मैं शायद किसी पर्टिकुलर पार्टी से हूँ, लेकिन राजस्थान के हालात को देखते हुए जितने भी कानून 2005 से 10 के बीच में बने, बहुत ही प्रोग्रेसिव कानून बने। 2015 में क्या हुआ आम जनता को नहीं पता है। हमारे यहाँ 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, और एंसेस्टर प्रॉपर्टी वगैरह में भी महिलाओं को अधिकार की बात, और पर्सनल लॉज 2010 में अमेंडमेंट हुआ। अभी 2015 में 37 ऐसे कानूनों को रिपील कर दिया, वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू किया और उसमें रुक गया। तो जो महिलाओं के हित में काम करने वाले दावे जो आप करते हैं, महिलाओं के हित में जो कानून बने थे, पहली बात तो उनका क्रियान्वयन ही नहीं करना चाह रहे हैं, और जो अच्छे बने उनको आपने रिपील कर दिया, वापस पुरानी जगह पर पहुंचा दिया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी पार्टी की सत्ता में सरकार हो जी, महिलाओं से संबंधित मुद्दे उनके प्राथमिकता में, प्राथमिक एजेंडा में आते ही नहीं। अच्छा, एक बात और बताइए लाड कुमारी जैन साहब, ये इस तरह की तजवीज़ जो आती हैं, जो आपके समय में भी आए होंगे, नवाचार आपने भी किए होंगे, जैसे राज्य महिला आयोग ने अभी एक मोबाइल ऐप बनाया है जो महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए जिसका इस्तेमाल कर सकती हैं,
लेकिन बड़ी चुनौती क्या ये नहीं है कि जो महिलाएं शिक्षित नहीं है, कि जो कि बहुत बड़ा तबका है, वो क्या मोबाइल का उपयोग करेंगी और मोबाइल ऐप का उपयोग करेंगी? फिर इस प्रदेश में इतनी क्या नेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी है कि वो उसका इस्तेमाल करके न्याय पा सकेंगी या पुलिस को बुला सकेंगी? वो उन तक आम महिला तक उसकी पहुंच नहीं है। लेकिन जो महिला थाने पे, प्रत्येक महिला थानों के ऊपर जो महिला डेस्क खुलवाई थी जी, और वो महिला डेस्क बीच में सरकारें आती रहती जाती रही। 2002 में महिला संगठनों के ही साथ में मिलकर के सरकार की जो प्लानिंग रणनीति बनी थी, तब यह था कि महिला सलाह सुरक्षा केंद्र खोलने की बात आई और साझी समझ पुलिस परिसर, थाना परिसर में महिला संगठन मिलकर के दोनों और महिलाओं की मदद के लिए महिला सलाह सुरक्षा केंद्र खोलने की बात आई। उस समय यह था कि हम सारे जगह पर नहीं खोल सकते हैं, तो 10, और उसमें सरकार का कोई फाइनेंस नहीं था, 10 महिला सलाह सुरक्षा केंद्र एनजीओ ने चलाने शुरू किए। उनके रिजल्ट्स, परिणाम को अच्छा देख करके पुलिस ने ही सिफारिश की और तब जो हमारे 40 एसपी डिस्ट्रिक्ट थे उन सब में महिला सलाह सुरक्षा केंद्र खोले। लेकिन हर थाने में महिला डेस्क है। आप ऐप की और महिला कहाँ पहुंचेगी, लेकिन जो सबसे नजदीक है वो थाना होता है। महिला थाने तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, लेकिन थाना हर स्तर पर है। और उस महिला डेस्क पर, तो महिला डेस्क पर जो काम होना चाहिए, उस पर जो प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, वो नहीं करने की जरूरत है। उसमें जो महिला कांस्टेबल्स हो, उसकी पूरी ड्यूटीज क्या हो, उनका प्रशिक्षण क्या हो। मैंने कई बार थानों पे जब दौरे किए तो पाया कि कहीं मालखाने के रजिस्टर की एंट्री हो रही, कहीं सामान बिखरा हुआ है। तो जो महिला डेस्क है, मैं आपको कहूँ और सब बातें दूर, महिला डेस्क प्रॉपरली ठीक सही तरीके से यदि महिलाओं के लिए काम करती है तो बहुत उसका एक सकारात्मक नतीजा निकल सकते हैं। महेश शर्मा जी, आमतौर पर ये सवाल बार बार आता है, लेकिन उससे पहले चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, ये आसानी से समझा जा सकता है और माना जाना चाहिए कि कोई भी सरकार ये चाहती है कि प्रदेश का विकास हो, लोगों का विकास हो। महिला अत्याचारों के मामले में, महिला अधिकारों की सुरक्षा के मामले में भी यही स्थिति है। हमने कम किया या हमने ज़्यादा किया, आपने कम किया, इसको लेकर बहस हो सकती है, लेकिन कमोबेश सब यही चाहते हैं। उसके बावजूद अगर ऐसी स्थितियां हम फेस कर रहे हैं तो इसके लिए हमारे सिस्टम की खामियां, हमारे राजनीतिक सिस्टम की, हमारे जो प्रशासन का जो सिस्टम है उसकी खामियां ज़्यादा जिम्मेदार हैं, या इस मामले में जो सामाजिक पहलू है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, उससे ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है? महेश शर्मा जी, देखिए, दोनों तरह से इसको लिया जा सकता है। अपने यहाँ राजस्थान के बारे में जो कहा जाता है, एक कहावत बड़ी प्रचलित रही है कि 22 पेड़ से तो बाहर आ गई जी, 10 कूलर से बाहर निकले जज जान से। मतलब ये है कि मतलब जो लड़की पैदा होते ही उस पे मतलब मृत्यु मंडराने लगती है, अत्याचार शुरू हो जाते हैं। तो बड़ी हुई लड़की तो उसे यही घर में यही सिखाया जाता है, भाई देख तू अपने आप को यूं रखना है, ऐसे संभल के रहना, बाहर मत जाना वगैरह। तो हमारे यहाँ सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से ले ले, सामाजिक रूप से और प्रशासनिक और या राजनीतिक सोच से कितने ही कुछ कह लीजिए प्रयास, लेकिन जब तक घर में लड़कियों के लिए नियम बने हुए हैं लेकिन लड़कों के लिए कोई नियम नहीं है, लड़कों को हम नियंत्रित ही नहीं करें। हमारी ओरिएंटेड जो भी पॉलिसी बन रही है कि महिला की सुरक्षा और संरक्षा ये जरूरी है जी। लेकिन सामाजिक स्तर पे हम या अपने पारिवारिक स्तर पे हम लड़कों के बारे में क्या कर रहे हैं, क्या हमारा नजरिया है। हमारा जब तक हम सामाजिक हमारा नजरिया नहीं बदलेंगे, लड़कों को है कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन लड़की के लिए इतनी बजे नहीं जाएगी, ये नहीं पहनेगी, वो नहीं पहनेगी, तो ये धारणा है। अब आप ये देखिए, शादी के बाद में फिर उसको दहेज के मतलब क्या कहते हैं वो संकट से झेलना पड़ता है, या मतलब कहते हैं कम पैसा मिल गया तो उसको प्रताड़ना मिलती है, या मतलब मार दिया भी जाता है, ये भी चीजें। और अगर वो वृद्ध हो गई और विधवा हो गई तो उसको डायन बता करके उसको मार दिया जाता है, या किसी सार्वजनिक रूप से मार दिया जाता है। जब तक हमारा सोशल मतलब जो जागरूकता की आवश्यकता है घर के स्तर पे भी और इसके अलावा समाज के स्तर पे भी, अब आता है कि सरकार के स्तर पे, कानूनी स्तर पे उसको लिया इम्प्लीमेंट किस स्तर पे किया जाता है। आज एक ये बताइए कि जितने भी ये जो मामले आ रहे हैं, चाहे दुष्कर्म हो रहे हैं, आप सीकर का घटना ले लीजिए, चाहे बाड़मेर की घटना ले लीजिए, कहीं पे भी कितनी रोजाना हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि जब आप एक तरफ तो शराब पर मतलब क्या कहते हैं दुकानें एक के बाद एक खोलते जा रहे हैं, नशाखोरी बढ़ती जा रही है, और वो जो उस समय जो नशाखोरी के दौरान जो अपराध हो जाते हैं जी, उसके लिए कौन जिम्मेदार है।
तो जब तक आपकी मतलब आप कानून बना रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं और उसका ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहे हैं, आपके पास महिला डेस्क की बात बता रहे हैं, वहाँ कोई मिलता नहीं है, मिलता है तो उसको टालने की कोशिश की जाती है। अभी आप ये आज की एक घटना है, शायद यूपी की है, जहाँ एक महिला के साथ 3 थानों ने मतलब इधर से टरकाते रहे और उसके साथ बलात्कार होता रहा। तो ये जो चीजें हैं जुरिडिक्शन की, ये जो व्यवहारिक घटना है, किसी भी थाने में कोई भी महिला जाकर के अपना ये कंप्लेंट कराए तो उसकी सुरक्षा हो सकती है। आप ये वाली जो चीजें हैं, तो जब तक आप मतलब लड़की, अच्छा फिर तो शिक्षा का अभाव भी है, हमारे ग्रामीण परिवेश में साक्षरता का प्रतिशत क्या है, और केरल और बॉम्बे में जहां आप ये देख रहे हैं कि वहां वारदातें क्यों कम हो रही है उनके साथ अत्याचार, उसका कारण है शिक्षा का। वहां पे जब शिक्षा है, शिक्षित है, तो पुरुष भी मतलब ढंग से रहेगा, नियम में रहेगा, अनुशासन में रहेगा, समझता है कि क्या अच्छा क्या भला। उसी तरह से महिलाएं भी काफी जिम्मेदार होती हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि एक तो सामाजिक स्तर पे जी हम कुछ देखते हैं, मान लीजिए आप गार्डन में जाते हैं, इधर उधर कहीं जाते हैं, सार्वजनिक जगह में जो कुछ हरकतें देखते हैं, तो कहीं तो आप आज़ादी की बात कर लेते हैं और कहीं आप मतलब प्रजातंत्रता की बात करते हैं, उनको मतलब वश में रखा जाए, लेकिन लड़कों पर कोई नियंत्रण नहीं है। और जो हमारी सबसे इससे पहले ये आज ऐप की बात कर रहे हैं, उससे पहले जो आप गरिमा की जो शुरू किया गया था कार्यक्रम, उस गरिमा में कार्यक्रम में क्या उसका शुरू हुआ है, वो एक दूसरे को बंद करना पड़ा उस कार्यक्रम को। तो ये जो चीजें हैं, इम्प्लीमेंटेशन और राजनीतिक सोच, आप ये बताओ, जब राजनेता ही लोग मतलब क्या कहते हैं ना, इस तरह की हरकतें करते हैं, और जो आए दिन आपको कभी किस कांड में किसकी लिप्तता मिलती है, इस बाबा वगैरह जो भी है वो भी आ रहे हैं सामने। तो ये हमें पूरा सामाजिक सोच, एक तरफ हम भारतीयता की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हम पाश्चात्य की तरफ भी दौड़ रहे हैं, महिलाओं को कपड़े घटते जा रहे हैं इसमें, और कहा यह जाता है कि आपकी दृष्टि में दोष है। निश्चित रूप से कोई मतलब क्या कहते हैं, किसी चीज को आप उगाड़ के पेश कर रहे हैं, तो और फिर आप नशाखोरी को भी आप प्रोत्साहन दे रहे हैं, ऐसी सूरत में क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा। और स्कूलों के अंदर आप नैतिक शिक्षा का मतलब उसको बंद करते जा रहे हैं, एजुकेशन प्रोफेशनली मतलब एजुकेशन देते जा रहे हैं, आप करेंगे क्या? तो आपको निश्चित रूप से किसी एक मुद्दे पर सोचना होगा। ठीक बात है। कुल मिलाकर सरकारी मशीनरी की संवेदनशीलता और समाज की संवेदनशीलता, ये दो ऐसे औजार हो सकते हैं जो आने वाले वक्त में शायद तस्वीर को बदल लें। प्राइम डिबेट में आप सभी मेहमान मेरे साथ आज शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।